आई जस्ट थॉट कि कुछ ही दिन है, अगले हफ्ते तक ही तुम लोगों की क्लासेस लगेंगी। तो मैं प्लान तो ये कर रही हूँ कि पी ब्लॉक और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कराऊं, बट पी ब्लॉक तो मैं करा दूंगी, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का हो जाएगा, ट्राई करूंगी, हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, वरना जो भी तुम लोगों के एग्जाम शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगी, हिमाचल पंजाब जितने भी स्टेट के यहाँ बच्चे हैं कि उनके एग्जाम में कब कब गैप है, जब वो होगा तो मैं एक क्लास रख लूंगी, दो दो क्लास में निपट जाएगा, है ना। 2 क्लास में निपट जाएगा, 2-2 घंटे भी लूंगी ना क्लास तो हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने को इतनी क्लासेस मिल नहीं रही, अभी एक मिलेगी आज की, एंड देन उसके बाद मिलेंगी 4, मतलब उसमें। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, पी ब्लॉक कर लेते हैं कंप्लीट। तो पी ब्लॉक में बेसिकली तुम्हारे टोटल ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 है, ठीक है। ग्रुप 13 और 14 बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली तुम लोग ग्रेड 11 में पढ़ते हो, 15 टू 18 तुम 12th में पढ़ते हो, एंड 15 टू 18 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो वो तुम्हें करना है, सीधी सी बात है, वो तुम्हें कर लेना है। हाँ, ये वाला तुम लोग बोल रहे थे नहीं करा, तो मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखो वेटेज की बात करूँ ना, पी ब्लॉक में से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। आज करेंगे क्या हम, देखो अगर तुम लोगों ने नीट का सिलेबस देखा है ना, तो बहुत सारा पोर्शन जो है इस चैप्टर में से डिलीट कर दिया, तो आपको सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। इवन जो अभी जेई का हुआ था पेपर 2025 में, उसमें भी उन्होंने डिलीटेड पोर्शन से नहीं पूछा है, जो सिलेबस में था सिर्फ वही पूछा है, तो आपको भी नहीं करना है वो, राइट। तो जितना भी मैं कराऊंगी सिर्फ आपको उतना करना है, एंड जो मैं क्वेश्चंस दूंगी ना, आज तो वैसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं कुछ तुम्हें खास, वो तुम्हें करने हैं, दैट्स इट, खत्म है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था ना बेटा, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पी ब्लॉक में से, मतलब अगर मैं ग्रेड 11 और ग्रेड 12 की बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करें 2024 की, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया है पी ब्लॉक में से, तो वो क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछ रहा है बस, है ना, 11-12 को मिला के। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना मैं करा रही हूँ उतना आपको करना है। यस, रटने वाली चीजें भी हैं इसमें, तो उसको भी एक तरीके से हम याद करेंगे कि अगर पेपर में आए तो तुम लोग उसको कर पाओ। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे मैम पी ब्लॉक नहीं आता हम तो छोड़ के जाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। सेक्शन भी हट चुका है तुम लोगों का, ठीक है। सेक्शन भी जैसी कोई चीज नहीं है, नाउ देयर विल बी नो ऑप्शन, नो चॉइस, ठीक है। तो अपा को अब 45 में से जो 45 क्वेश्चन होंगे वो 45 ही करने हैं, तो इट्स ओके। इससे एक बात अच्छी हो गई है कि कट ऑफ अब नीचे जाएगा। जो पहले इतने बच्चे 720 में से 720 ले रहे थे पिछले साल, जो पंगा हुआ है, स्कैम हुआ है, वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने लिए अच्छी बात है। जहां पे पहले हम सोच रहे थे कि जनरल वालों को 670 680 चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा, अब ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये तुम लोगों के लिए ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है। तो कट ऑफ कम जाएगी, और कट ऑफ कम जाएगी तो मेहनत तो तुम उतनी ही कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम 15 में से 10 क्वेश्चन की मेहनत कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, तुम तो सारी मेहनत कर रहे हो, राइट। तो अगर कट ऑफ कम जा रही है तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। अब जो बच्चा अगर 630 नंबर ला रहा है, 640 ला रहा है, तो उसको भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ, कैटेगरी वाइज अपन अपना उस हिसाब से ही रहेगा जैसे आप लोगों को बताया हुआ मैंने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आगे क्या 18 बच्चे आ गए, ओके। अभी भी वैसे कम ही है स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम चल रहा है। चलो, तो बेसिकली मेरा बेटा जितनी भी आपकी अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम लोगों को ग्रुप 15 टू 18 कराया था, तो मैंने कहा था जितनी भी एनसीईआरटी में टेबल है वो तुम्हें छोड़नी नहीं है, याद है। मैंने कहा था जितनी भी एनसीईआरटी में टेबल है वो तुम्हें छोड़नी नहीं है, तो सेम यहाँ पे भी यही चलेगा। जो एनसीईआरटी में टेबल है मैं सारी यहाँ पे लगा दूंगी, मतलब सारी यहाँ पे पढ़ा दूंगी, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन जितने मुझे मिलेंगे ना, जितने आपके नीट में या जेई में आए, मैं सारे आप लोगों को एज अ होमवर्क दे, मतलब कुछ क्लास में कराऊंगी और कुछ होमवर्क में दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रही हूँ, क्योंकि बाद वाली चीजें तो डिलीट हो चुकी हैं तुम्हारी,
तो जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में वही इंपॉर्टेंट है, वहां से ही पेपर में आएगा, तो हमें स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा 13 टू जो 18 ग्रुप है, तुम्हें सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। मालूम है ना मुझे? प्लीज थम्स अप करते जाना, वहां पे अपन ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे ग्रुप 13 के NH2 NP1 NP2 NP6 तक होता है, हीलियम को अगर मैं छोड़ दूं। पहले मेंबर तो तुम्हें पता ही है क्या क्या होते हैं हर फैमिली के, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बेटा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी 3 है, इसकी 4, 5, 6, 7, 8, ये होती है इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो ग्रुप वाइज ये दिखाता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मिलते हैं, जो ये नीचे लिखी हुई है ना, जैसे ग्रुप 13+1 में है, ग्रुप 14+2, और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स +2 और -4 वाले भी ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। 15 to 18 अपन ने किया ही है, तो आपको मालूम भी होगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो ये बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स जो है शो करते हैं। तो ये भी आज हम मतलब देखेंगे भी सही, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जनरल इंट्रोडक्शन की। ये सब A to Z यहाँ पे एनसीईआरटी है, तो आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं इस चैप्टर के, ये ध्यान रखना। आपको कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, और जो जो मैं पॉइंट बताती हुई जा रही हूँ वो अपने एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में ही आप लोग क्या करते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे। समझ में आ गई सबको? कोई नोट्स नहीं बनाने हैं इस चैप्टर के, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट आपको पढ़ना ये चैप्टर अपने एनसीईआरटी की बुक से ही है। चाहे वो मैं अगर एडवांस लेवल की भी बात करूं, वहां से वो भी एनसीईआरटी में से ही पूछते हैं। तो आप तो नीट का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या बोला है, पहला मैं हर एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे कवर करूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये बोल रहा है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, आपको दिख रहा है कौन कौन सी, एक ग्रुप वाली और एक दूसरी वाली। इन्होंने बोला 2 यूनिट लेस, दिख रहा है आपको? जैसे +3 इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दूसरे में देखो 2 यूनिट कम है ना, 2 कम हो गया लाइक इसमें। तो वो कह रहा है कि वो वेरी करेगी ग्रुप टू ग्रुप, जिसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और वो कह रहे हैं कि ये जानने की जरूरत है कि जो आपके नॉन मेटल्स और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सिर्फ पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो आपका पी ब्लॉक है ना, सिर्फ वहीं पे आपको कहा क्या देखने को मिलते हैं, नॉन मेटल और बोलो मेटलॉइड्स। गेटिंग माई पॉइंट? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। बाकी आपके मेटल्स होंगे, जैसे एस ब्लॉक में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है, डी ब्लॉक के जो है वो मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक वाले भी क्या है, मेटल्स हैं। फिर वो कह रहे हैं कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है। अगर मान लो लेट से कि मैं ग्रुप 13 की बात कर लूं, वैसे किसी भी ग्रुप पे आप लगाओगे ये बात, क्योंकि ये जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा है। आपको पता है ग्रुप 13 के मेंबर होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब पता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती है। तो जो हमारे ऊपर वाले होते हैं उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है। जैसे तुम नीचे जाते जाओगे नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है और मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। अरे बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर है, अगर पढ़े हुए से ही आ जाएगा तुम लोगों के, ठीक है। तो बस इन्होंने यही बोला है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। इनफैक्ट जो हैवीएस्ट एलिमेंट होता है ईच पी ब्लॉक में, हैवीएस्ट एलिमेंट का मतलब जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो मेटेलिक इन नेचर होता है। और जो ये चेंज होता है नॉन मेटेलिक से मेटेलिक, brings diversity in the chemistry of these elements depending on the group to which they belong। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना तो आप लोगों को बताऊंगी ये नॉन मेटल है, इसका नेचर मेटोलॉइड है ना, ये मेटेलिक नेचर का है, तो वो ग्रुप टू ग्रुप क्या करेगा, वरी करेगा। लेकिन हाँ एक चीज सेम रहेगी, कॉमन रहेगी, कि डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, घटता है, ठीक है। बस यही बात बता रखी है इस पेज में। नेक्स्ट आते हैं, फिर वो कह रहे हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बात तो ठीक है ना, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, हाँ या ना? यस मैम।
नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ रहा है, और क्या करा था हमने, लेफ्ट टू राइट साइज भी घटता है, साइज घटता है तो आयनाइजेशन, अब मैं जनरल बात कर रही हूँ, जनरल जनरल, एक्सेप्शंस तो है आई नो, मैं जनरल बात कर रही हूँ। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है मेटल से, तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल, अगर मैं नॉन मेटल को मेटल से, नॉन मेटल को मेटल से मैं कंपेयर करूं, तो आपको पता है मेटल की टेंडेंसी होती है फटाफट इलेक्ट्रॉन देने की, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो कैटायनिक स्पीसीज बना लेंगे, राइट। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो वो क्या टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। गेटिंग माई पॉइंट, यही लिखा हुआ है। तो वही ये बोल रहे हैं, द कंपाउंड फॉर्म बाय हाईली reactive non-metal with highly reactive metal are generally ionic because of large difference in their electronegativity। मतलब जैसे अगर मान लो मैं सोडियम ले लूं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब लाइक जो आपके एस ब्लॉक वाले वो रिएक्टिव है ना मेटल्स, तो सोडियम भी रिएक्टिव है क्योंकि जल्दी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अगर मैं क्लोरीन को लूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 या 2.1 से ज्यादा है तो हम उसको आयनिक वाली कैटेगरी में डिक्लेयर कर देते हैं, 2.1 से कम वालों को हम कोवेलेंट वाली कैटेगरी में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड्स बनते हैं बिटवीन नॉन मेटल, जो आपस में नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या लिखा हुआ है? नो मैम। ठीक, सारे ध्यान से देख लो जितने बच्चे तुम यहाँ पे बैठे हो, 23 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, और ओके, आई होप सारे सुन रहे हो, और आई होप ये भी मालूम होगा कि चल क्या रहा है क्लास में, पता चले बस ऐसे ही आके बैठ गए। द चेंज ऑफ नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करेक्टर कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये आप लोगों को पता है क्या, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, बताओ वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, ये भी एसिडिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, पानी में डालोगे H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, है ना, तो ये H+ रिलीज करेगा। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक। यस, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला हुआ है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स तुम लोगों को याद होगा, मैंने ट्रिक से बताया था न्यूट्रल ऑक्साइड्स, याद है ट्रिक, नो को नाश, यस मैम। नो को, कलर चेंज कर लेती हूँ, नो को नाश हुआ, थोड़ा सा आराम से ही पढ़ाऊंगी बेटा, नो को नाश हुआ, NO CO, this is carbon monoxide, right, N2O H2O, ठीक है। ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड, NO2 को मत कंसीडर करना बेटा, N2O है तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। यस मैम। क्लियर है, तो नो को नाश हुआ। ऐसी अपन ने और भी ट्रिक्स देखी थी, वो आगे आने वाली क्लासेस में दोबारा आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है जी। चलो बस यही पेज कहता है। अब हम आगे आते हैं, इसको मैं हाईलाइट करने की, हाईलाइट करते हैं इसको। देखो यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आपके हर ग्रुप में आपको यूनिक बिहेवियर तो पढ़ना है पहले एलिमेंट का। जैसे ग्रुप 13 में तुम्हें बोरोन फैमिली का पढ़ना है, 14 में कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, इस तरीके से तुम्हें हर ग्रुप के यूनिक बिहेवियर, फर्स्ट एलिमेंट का यूनिक बिहेवियर तो भाई साहब तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि वो बाकी एलिमेंट से कैसे अलग है, क्योंकि एनटीए ने अलग से मेंशन करी हुई है ये चीजें कि जनरल इंट्रोडक्शन बच्चे को पढ़ना है, यूनिक बिहेवियर बच्चे को पढ़ना है। तो अगर तुम ये छोड़ के, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जो मैं जितना पढ़ा रही हूँ ना, और जो मैं जितना पी ब्लॉक 15 to 18 में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने, एक तो आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। फिर वो कह रहा है देखो कि जो फर्स्ट मेंबर है ना पी ब्लॉक का, वो बाकी सारे मेंबर से क्या करता है, थोड़ा सा भाई साहब अलग है, अलग बिहेवियर शो करता है। पहला क्या है, तुम एक बात बताओ, अगर मैं हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, ये जनरल बात कर रही हूँ, अभी मैं ग्रुप 13 पे तो आई नहीं, तो साइज सबसे छोटा होता है, बोलो। यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और
हाई एनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो अलग ही है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें ये तीनों चीजें होंगी, बाकियों में क्या होगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी में भी चेंज आता है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, साइज भी बढ़ता है। ठीक है, पहला वो कह रहे हैं कि साइज है, हाँ मैम हमें तो पता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देखो जो मैं लाइन पे अंडरलाइन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं मान लो बोल भी नहीं रही हूँ वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो होता है which applies only to the p block element arises from the effect of d orbital in the valence shell of heavier element। सीधी सी बात ये है मेरा बेटा, अगर मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करूं, आपका बोरोन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और भी है सेकंड पीरियड के, अगर मैं बात करूं तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। Yes, ma'am. जबकि अगर मैं इनके नीचे वाले की बात करूं, मान लो एल्यूमिनियम की बात करूं, सिलिकॉन की बात करूं, फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की, तो उनके पास डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनकी केमिस्ट्री में फर्क आएगा, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, उनके पास है, तो कुछ तो भाई साहब पंगा तो होगा, लोचा तो होगा। तो वो कह रहे हैं हैवियर एलिमेंट्स के पास क्या है, जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, यही रीजन है कि जो बोरोन है हमारा वो सिर्फ कितने की कोवेलेंसी दिखा पाता है, 4 की दिखा सकता है, 4. 4 बॉन्ड बना सकता है, BF4 नेगेटिव एक कंपाउंड तुमने देखा होगा, जबकि एल्यूमिनियम जो है भाई साहब AlF6 3 नेगेटिव भी बना सकता है, जबकि बोरोन नहीं बना सकता है BF6। वाई? क्योंकि भाई साहब उसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, एक्सेप्ट कहाँ करेगा वो इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम के पास तो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है बियॉन्ड 4। बोलो क्या कहते हो, तभी ये वाला कंपाउंड बना रहा है। क्लियर है? तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इतना किसी को समझ में नहीं आया है इनमें से कुछ भी तो प्लीज आस्क। चलो कुछ भी नहीं है इसमें, बताओ, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। ठीक है, ओके। तो वही लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, टू फॉर्म पाई बोन। द फर्स्ट मेंबर जो होगा ग्रुप का, ध्यान से देख लो, जो पहला मेंबर होगा, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन, पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर मान लो मैं सी डबल बॉन्ड सी ले लूं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले लूं, सी डबल बॉन्ड ओ ले लूं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लूं, तो देख रहे हो इनके पास पीपी है भाई, पी ऑर्बिटल ही है ना, डी तो है नहीं, तो ये पी पाई की ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, दिख रहा है आप सभी को, सी हो गया, सी एन हो गया, एनओ हो गया। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हर फैमिली का, वो पी पाई बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गली जो है बेसिकली पी पाई बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं हैवियर एलिमेंट्स की बात करूं, नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करूं, तो वो वहां पे पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल पड़ी है, तो वो डी पाई या डी पाई बनाने में विश्वास रखते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर कह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है पी ऑर्बिटल से, तो वो ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ कम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देन डस पी पाई बॉन्डिंग ऑफ सेकेंड रो, यानी कि जो अपने सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड वाले, वो कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, जल्दी बताओ, यहीं से ही बनेगा इसका सॉल्यूशन, पी पाई बॉन्डिंग करेगा। और जो हैवियर एलिमेंट्स है मेरा बेटा, हैवियर जो एलिमेंट्स है नीचे वाले, वो पी पाई डी पाई या फिर डी पाई करेंगे। ठीक है, उनमें पी पाई नहीं होता क्योंकि साइज बड़ा होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, दैट इज वाई। ठीक है, उसके बाद आता है एक पॉइंट और, बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से सुन लो, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, मैं सेकेंड रो की बात नहीं कर रही हूँ, हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि भाई साहब उनके पास डी ऑर्बिटल है, वो ज्यादा अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं।
समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होने वाला है उनका, ज्यादा होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मान लो मैं हूं, मेरे को 5 बंदों ने घेर रखा है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेंट्रल एटम को कितने घेरे हुए हैं लोग सराउंडिंग में, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं NO3 नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिख रहा है सबको? यस। और यहाँ पे PO4 3 नेगेटिव में भी फॉस्फोरस की +5 है, ध्यान से देखो अगर निकालने आती है तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे देखो ये NO3 नेगेटिव बना रहा है, ये PO4 3 नेगेटिव बना रहा है, इसमें 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका 4 है। और NO का किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ऐसा देखो। यस मैम। एक सेकेंड, NO3 नेगेटिव इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और PO4 3 नेगेटिव ऐसा देखो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो पी पाई की फॉर्मेशन करेगा, और जबकि फास्फोरस के पास डी है तो ये डी पाई की भी करेगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर? देखो यस मैम। यस मैम। बस यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। क्या बोल रहा है, इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर्म ऑक्सो एनाइंस। नाइट्रेट का 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल, एंड फॉस्फेट का जो है 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो 4 ऑक्सीजन घेरे हुए हैं, जिसके पास sp-d ऑर्बिटल है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर अब आते हैं हम हमारी मेन फैमिली पे। तो अभी तक मैं जनरल इंट्रोडक्शन कर रही थी, जो मैं अभी बता रही थी वो सारे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ग्रुप 13 से ग्रुप 18। अब मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ तुम्हारे ग्रुप 13 की, दैट इज योर बोरोन फैमिली। देखो चैप्टर ऐसा है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। तो ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि पता चले सो ही जाओ, सोना तो नहीं है। जब हमें पता चल रहा है कोई चीज छोटी सी पढ़ने से हमारे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो हम जरूर करेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, याद कराने का जिम्मा मेरा है, याद कराने का जिम्मा मेरा, बस मैं एक बार इसलिए करा दे रही हूँ ताकि तुम ये ना बोलो कि मैम नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसको करके निपटा दो, ज्यादा इस पे टाइम भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये वाले है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जो बोरोन होता है बेटा वो टिपिकली अपना क्या होता है, नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल। लेकिन हाँ ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है बोरोन की। और अगर मैं सॉरी इनकी बात करूं, ये भी क्या है, मेटेलिक नेचर। तो अभी मैंने बताया था, बोलो, कि नीचे जाते वक्त आपका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अब ये क्या है मैम, निहोनियम क्या है, निहोनियम आपका इसके नीचे वाला एलिमेंट है, आपको बिल्कुल भी करने की वो जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना था। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी में कुछ एक छोटे से पैराग्राफ दिए हुए हैं कंपोजिशन का, तो ये आप लोगों को ना मालूम होना चाहिए। हालांकि पहले जब पूरा चैप्टर ही आया करता था तो मैं नहीं कराती थी, बट क्योंकि अब चैप्टर बहुत ज्यादा डिलीट मतलब रिड्यूस हो गया है, तो ये सब चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्या वो कह रहे हैं कि बोरोन जो है फेयरली रेयर एलिमेंट है, मेनली कहाँ पे किस फॉर्म में मिलता है, वो ऑर्थोबोरिक एसिड। मैम याद करना है, बिल्कुल आज ही याद करके भेजूंगी ताकि घर पे तुम कुछ और पढ़ लो केमिस्ट्री में। ऑर्थोबोरिक एसिड, अभी ऑर्थोबोरिक एसिड होता क्या मैम, हमें याद करना है, बिल्कुल याद करना है। और अभी याद करो, अभी याद करके जाना है क्लास से, घर पे तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट देना है इसको। H3BO3 इज योर ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। बोरेक्स क्या है, बोरेक्स क्या है, Na2B4O7.10H2। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई ना तो सिर्फ तुमसे ये पूछेगा बताओ इनमें से बोरेक्स का सही फॉर्मूला कौन सा है, समझ रहे हो। Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। उसके अलावा तुम्हें करनाइट का भी पता होना चाहिए, ये सेम है बोरेक्स के, बट इसमें क्या होता है 4 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये मैम पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद आगे करो,
The abundance of boron in earth crust is less than 0.001% by mass, मतलब कह रहे हैं abundance कम है। दो आइसोटोपिक होते हैं, दो आइसोटोपिक फॉर्म है बोरोन की, एक 10 वाली और एक 11 वाली, 11 वाली ज्यादा मिलती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। समझ रहे हो क्या बोल दिया मैंने? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम नहीं है, थर्ड नंबर पे है। एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे है, गलती मत कर देना। एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे है भाई साहब। पहले नंबर पे क्या है देखो इधर, ऑक्सीजन है। देखो एक सेकेंड मेरे को पढ़ना है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। और एक मिनट क्या पढ़ रही हूँ, एक मिनट रुको। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एंड द थर्ड मोस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। ओके ठीक है, तो ऑक्सीजन और आपका सेकेंड है सिलिकॉन, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 45.5। सिलिकॉन का कितना है? 27.7। एंड आप देख रहे हो एल्यूमिनियम का कितना है? 8.3। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन है एंड थर्ड पे क्या है मेरा बेटा? एल्यूमिनियम है। तो ये भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है, 200% आ सकता है, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। परसेंटेज याद नहीं करनी है। उसके बाद तुम्हें बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखना है। बॉक्साइट बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होता है, .2H2। ये भी याद रखना है, मैं ऊपर लिख रही हूँ। बॉक्साइट का तुम्हें याद रखना है, लिख लो अपने एनसीईआरटी में, जो मैम ने आपको याद रहेगा कि मैम ने ये बताया था, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है भूल भी जाओगे तुम, ठीक है। एंड क्रायोलाइट क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3AlF6, ठीक है। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो क्या क्या मालूम होना चाहिए इस पेज में? ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला, बोरैक्स का, कर्नाइट का, एबंडेंट एलिमेंट पहले दूसरे तीसरे पे कौन कौन है, बॉक्साइट क्या होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। दैट्स इट, ये तुम्हें करना है बस इस पेज में से। लिख लिया है? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। उसके बाद मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को ही मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। इधर आओ एक बार, इधर आओ, ये टेबल देखो। अभी इस टेबल पे मैं आऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए। बोरोन की क्या होती है? यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ? हीलियम 2s2 2p1, तुम पूरा b1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम में क्या होता है? गैलियम में क्या होता है? एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब तुम बोरोन से गैलियम में जा रहे हो तो देखो डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। देख रहे हो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं। इंडियम में भी 4d में भरे हुए हैं एंड थैलियम में f में भरे हुए हैं। देख पा रहे हो सारे बच्चे? देख पा रहे Yes, हो? और आपको पता है जहां पे भी डी और एफ में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई तो भाई साहब वहां पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन वाला सीन आने वाला है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट का सीन वहां पे आने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? काफी सारी चीजें तुम देखोगे, एटॉमिक रेडियाई में चेंज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज होगा, तो वो सब आपको देखना है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो आपका गैलियम और यहाँ पे इंडियम है, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं और इसमें एफ में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, और इन्हीं की वजह से इनकी केमिस्ट्री में भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो वही ये बोल रहे हैं, देखो इधर, गैलियम एंड इंडियम हैव नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, थैलियम हैज नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन प्लस d, मतलब इसके तो d में भी है और f में भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर द फर्स्ट टू ग्रुप्स, दिस डिफरेंस ये तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। क्या तुम मुझे बता सकते हो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? साइज, increase. साइज Yes, बढ़ता है। ma'am. तो अगर मैं जनरल बात करूं, ठीक है, तो साइज जो है मेरा इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, राइट, तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो मेरा आना चाहिए वो ये आना चाहिए, बोलो
Yes, ma'am. लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो कुछ अलग होता है। एक्चुअल ऑर्डर ये होता है, देख रहे हो, ये जो गैलियम और एल्यूमिनियम क्या उनकी आपस में हेरा फेरी हो चुकी है। देख रहे हो, जो गैलियम का एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा कम होता है एल्यूमिनियम से। मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा गैलियम में आपने देखा होगा डी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, एल्यूमिनियम में नहीं है। तो अगर आपको मालूम है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो डी वालों का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बेकार होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर डी वाले में इलेक्ट्रॉन्स है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो डी में जो इलेक्ट्रॉन है डी वाली शेल में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा? साइज श्रिंक हो जाएगा। तो इस वजह से जो गैलियम का एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से क्या है मेरा बेटा? कम है। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। Yes. लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम थैलियम और इंडियम में भी तो ये होना चाहिए, बिकॉज थैलियम में भी तो एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, तो उसमें नहीं होगा। उसका शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ही गंदा होता है, बिल्कुल माना होता है। उसमें भी साइज श्रिंक होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो इंडियम से कम हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इंडियम और थैलियम का ऑलमोस्ट बराबर रहता है, बट स्टिल थैलियम का बहुत ज्यादा कम नहीं होता, मतलब इतना हो जाता है कि ज्यादा कम नहीं होता, स्टिल ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी बात ये, ज्यादा स्टिल कम ये नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गैलियम और एल्यूमिनियम में पंगा है। गैलियम का होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन हो गया है कम। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी तो मैम पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन बनेगा, जनरली यही बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो वो देखो वो क्या कह रहा है, हाउएवर ए डेविएशन कैन बी सीन, एटॉमिक रेडियस गैलियम की कम होती है एल्यूमिनियम से। रीजन क्या बोल रहा है वो? This can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration. The presence of additional 10d electrons offer only a poor screening effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium. Consequently, the atomic radius of gallium 135 पिकोमीटर है, जो कि एल्यूमिनियम से कम है। रीजन ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इन्होंने बोला है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर इतना? किसी को कोई डाउट तो मुझसे पूछना। उसके बाद अब हम बात करते हैं, पहला अपना क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप मेरा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ? Decrease. Decrease. शाबाश, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, बाहर वालों को शील्ड करके अच्छे से रख रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जैसे तुम नीचे जाओगे। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए था फिर? बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो ये होता है, याद है ये W? Yes, बैंगन, ma'am. आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैं बात करूं बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ध्यान रखना। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा किसकी है? बोरोन की। उसके बाद बताओ थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और इंडियम की। तो अगर ये तुम्हें W बनाने आता है तो तुम इसको देख के ऑर्डर आराम से लगा सकते हो। देख रहे हो मेरा बेटा? अच्छा, Yes. अब तुम इस ऑर्डर को जस्ट, मतलब ये जो ऑर्डर है, ये तो रट्टा तो मैंने तुम्हें मरवा दिया, अच्छे वाला मरवा दिया, और ये तुम लगा भी आओगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर ऐसे क्यों आया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा कि बोरोन का तो साइज छोटा है, तो भाई साहब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो होगी ज्यादा, लेकिन थैलियम की देखो कम होनी चाहिए थी, भाई साहब उसकी ज्यादा ही हो गई है। आप देख रहे हो गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम से। तो रीजन क्या हुआ होगा? हम क्या बोल सकते हैं
कि थैलियम में क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है और f वालों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, तो वहां पे क्या हुआ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? गैलियम और इंडियम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि गैलियम में डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, वही सेम, ठीक है। गैलियम का याद करो साइज भी क्या था, छोटा था, इसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो तुम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन पेपर में तो वो ऑर्डर पूछेगा, और अगर ऑर्डर पूछेगा तो तुम्हें ये डब्ल्यू याद होना चाहिए। अगर ये डब्ल्यू याद नहीं है तो 4 नंबर तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे सीधे सीधे। क्लियर है? दिस इज योर ट्रेंड। ये आपका जो ट्रेंड है वो किसके लिए है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड थर्ड का वो नहीं पूछता है, ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ ले फटाफट, आओ जी। क्या कहता है, द डिक्रीज फ्रॉम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया, वो कहता है कि स्मूथली तो भाई साहब नहीं हो रहा है डिक्रीज, कुछ ना कुछ तो इरेगुलर ट्रेंड आया, तो वो कह रहे हैं डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम सॉरी बोरोन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है। फिर वो बोले द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम and between indium and thallium due to inability of d and f electron which have low screening effect to compensate the increase in nuclear charge। बात समझ में आई? उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत पुअर है, ठीक है, बहुत पुअर है। हाँ, हम बोल तो रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रही थी मैं, कि डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे डोमिनेंट कर चुका है, कि शील्डिंग इफेक्ट जो है पुअर होता है इलेक्ट्रॉन्स एफ वालों का और डी वालों का, जिसकी वजह से ये क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है, विच हैव डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। So this is the appropriate reason to explain this trend. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद बोला था ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, मान लो एक लेट्स से कि एक बंदा है, मतलब मेटल है, उसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके करस्पॉन्डिंग उसका आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, फिर उसमें दूसरा निकालोगे, उसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी, तीसरा चौथा इस तरीके से निकालते जाओगे, तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसका ऑर्डर ये होगा, ठीक है। तो थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, सेकंड की कम, फर्स्ट की उससे कम, ये हमेशा रहेगा। वो कह रहे हैं जो सम जो होगा पहले 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट इज वेरी हाई, मतलब अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी के पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी का मैं सम लूंगी तो वो हर एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही आपको मिलेगा, और ये भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट था कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको ये डब्ल्यू पता होना चाहिए, आपको ये डब्ल्यू पता होना चाहिए, उसके अलावा ये अभी एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पता होना चाहिए। अभी मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। देखो Yes. चलो जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या पता है, बताओ भाई, क्या होनी चाहिए डाउन द ग्रुप, Decrease. Decrease. ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, बोरोन का, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होना चाहिए, Yes, ma'am. दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये होता है। अब मैम हम इसको याद कैसे करेंगे, याद करो, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, क्या लिखा मैंने, भालू थालू
इंडिया गए आलू लेने। ठीक है, ये याद करना है, आने वाला है 2025 में। बड़े टाइम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं पूछा उन्होंने। भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, दिस इज योर ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख रहे हो? Yes. ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को, मैं बता दे रही हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को ध्यान रखना आपने डब्ल्यू से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान रखना आपने ये भालू थालू इंडिया गए आलू लेने से। ठीक है, चलो चलो आओ, अब इस टेबल में तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, जल्दी आओ। एटॉमिक नंबर तो चलो ठीक है मालूम होंगे तुम्हें, नहीं भी मालूम तो इट्स ओके, बोरोन एल्यूमिनियम का याद रखो एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए। इधर आओ, एटॉमिक रेडियस देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम बढ़ गया, देखो जी इधर आओ। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम देखो घट गया, देख रहे हो, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। देखो थैलियम और इंडियम में देखो कितना डिफरेंस है, कम ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल थैलियम का ज्यादा ही है। अगर वो आपसे पूछ ले ना कि थैलियम और इंडियम में इतना कम डिफरेंस क्यों है, रीजन बता दोगे? क्योंकि थैलियम में किसकी फिलिंग हो चुकी है? एफ वाले में फिलिंग हो चुकी है। ठीक है, अगर वो गैलियम और एल्यूमिनियम का रीजन पूछता है तो भी तुम बता दोगे। इतना क्लियर हुआ? आयनिक Yes. रेडियस तुम्हें नहीं करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने तुम्हें बता ही दिया, मुक्का मार। देखो सबसे ज्यादा बोरोन की है, फिर देखो थैलियम की है, फिर उसके बाद देखो किसकी है, गैलियम की, एल्यूमिनियम की, और फिर एंडियम की। ये अपन ने बनाया था, एक बार दोबारा बना लो ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सबसे ज्यादा बोरोन की है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. थालू थालू ये रहा। ठीक है, फिर किसका है 1.7 इंडिया यानी कि इंडियम गए गैलियम आलू लेने। ठीक है, तो बालू थालू इंडिया गए आलू लेने, कर लोगे याद? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी सो रहे हैं क्या? सो रहे हो तो मेरे को बता दो, सो रहे हो तो बता दो, पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाना तो पड़ेगा मेरे को, क्योंकि तुम तो कर नहीं रहे हो पीब लोग, सोचा मैं ही करवा दूं। चलो आओ, उसके बाद डेंसिटी करना है क्या मैम? देखो जहां पे एक्सेप्शंस नहीं है ना वो जरूरी नहीं है आप लोगों को करना। डेंसिटी देखो, अगर तुम नोटिस करो, ये ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट नहीं है, ये बैंगन आलू गाजर डाउन द ग्रुप आ रहे हो, कहीं पता चले मैम लेफ्ट टू राइट की बातें नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डेंसिटी देखो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास बढ़ रहा है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो आपका डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये वाला फैक्टर इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, मेल्टिंग पॉइंट पे करूंगी थोड़ा सा टाइम। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें दिख रहा है भाई साहब किसका है? बोरोन का। भाई साहब भयंकर 2453, साइज छोटा है, जो क्रिस्टल लैटिस होगा बोरोन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट, इवन बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा बोरोन का है। तो ध्यान रखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं गैलियम की बात करूं तो भाई साहब जो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो आप देख रहे हो सबसे कम है 303, 303 ही है। तो गैलियम का आपको याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, समर में भी वो लिक्विड में होता है गैलियम आपका। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत कम है, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया हो गया मेल्ट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम लोगों को याद नहीं करना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद नहीं करना है, सिर्फ क्या चीजें याद रखनी है मैं बता देती हूँ एक बार। एक तो तुम्हें याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का होता है, सबसे कम गैलियम का होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या याद रखोगे? बॉइलिंग पॉइंट भी बोरोन का ज्यादा होता है, लेकिन सबसे कम गैलियम का नहीं होता, उससे भी कम होता है दूसरे एलिमेंट्स का। यही रीजन है गैलियम को हम थर्मामीटर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना का रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को नहीं ध्यान में रखना है। क्या ये टेबल में से जितनी बातें बताई हैं कर लोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बस। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। तो एक बार फटाफट एनसीईआरटी की हाइलाइट्स कर लेते हैं एनसीईआरटी को। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बोरोन जो है नॉन मेटेलिक in नेचर है, क्या ये तुम्हें मालूम पड़ गया?
हाँ मैम, नॉन मेटेलिक है. It is extremely hard and black colored solid. It exists in many allotropic forms. नहीं करो. Due to very strong crystalline lattice, बोरोन का unusually high melting point होता है, जबकि बाकी जो मेंबर है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं with low melting point and high electrical conductivity. फिर वो बोल रहा है it is worthwhile to note that गैलियम का सबसे कम melting point है and exist in liquid state during summer. लेकिन उसका boiling point ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो नहीं है बट ज्यादा है, जिसके लिए वो यूजफुल हो जाता है मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर. ठीक है जी, बस यही लिखा हुआ है. और डेंसिटी जो है वो तो बढ़ती है डाउन द ग्रुप. ठीक है, हो गया इतना. Yes, ma'am. तो बस इतना आपको ध्यान रखना था. ओके, ये तो मैंने आसान ही क्वेश्चन पूछ लिया, बताना. एक बार मैं देखती हूँ हैंड रेस किस किस के होते हैं, कौन कौन मेरी बातों को सुन रहा है या कौन कौन सो चुका है. अच्छा, सिर्फ 4 ही बच्चे सुन रहे थे क्या? हाँ मोनिका, आप बताओ. Boron. Option A. मतलब अभी पढ़ाया है. जो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, भाई चल लो, मेरी क्लास में नहीं रहना है तुम्हें, जाओ. हद हो गई ना. चलो फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. इतना आसान चैप्टर है. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे वो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई साहब बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से जो पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, साइज छोटा है भाई, ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, जो बोरोन आपका बेसिकली +3 में है, वो जल्दी क्या बनाने की कोशिश करता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, बोरोन क्या बनाता है? सिर्फ जल्दी बताओ. कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है. तो दिस प्रिवेंट इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्स इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है बनाता है. लेकिन जब आप नीचे जाते जाओगे ना बोरोन से एल्यूमिनियम, तो वो कह रहे हैं कि जो पहली 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज होंगे, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो डिक्रीज होंगी और वो एल्यूमिनियम +3 यहाँ पे बना पा रहा है. तो पहले क्या बोला कि सम, जो पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो रही है ना उसको, तो +3 बनाने नहीं देने वाला उसको, राइट. तो इसीलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, लेकिन जैसे आप नीचे जाओगे, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो हाँ, एल्यूमिनियम +3 बना पा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है, क्योंकि पहले 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम क्या है? कम है. इनफैक्ट एल्यूमिनियम अच्छा खासा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब समझ गए ना, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आ जाओ, आओ मेरा बेटा. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हो रही है, मतलब बहुत जबरदस्त. जिसको नींद आ रही थी अब आके खोल लो, पानी पी लो, जो करना कर लो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ ना वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ. इधर देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बोले तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. तो जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरविनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल, द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स NS इलेक्ट्रॉन टाइटली. मैंने ये क्या बोला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई नहीं, मैं बताती हूँ. देख ओके, अगर मैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मुझे बताओगे 2s2 2p1 है इसकी 3s2 3p1 है, और इसका क्या होगा अपना 3D 4s2 4p1. मैं वैलेंस वाली लिख रही हूँ. 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1. ठीक है मेरा बेटा. Yes, ma'am. और हमें पता है इन दोनों में जो है डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें डी में भी है और एफ में भी है ना. तो हो क्या रहा है मेरा बेटा, वो ये बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है जैसे जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो, क्योंकि डी और एफ वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, और हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर होता है. जो एफ और डी वाले होते हैं वो घटिया शील्डर होते हैं.
तो होगा क्या मेरा बेटा, अगर मैं थैलियम की लेट से बात करूंगी तो थैलियम में होगा क्या, जो एफ में इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में हैं वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर ही नहीं पाएंगे, प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे, स्क्रीन कर नहीं पाएंगे। तो जो अपना न्यूक्लियस है और जो अपना वैलेंस शेल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ही यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर तुम एक बात बताओ, अगर मैं 6s और 6p की बात करूं, सेम शेल है, तो 6s वाला कंपैरेटिवली पास होगा न्यूक्लियस के, 6p वाला उसके दूर होगा, राइट। तो जो क्योंकि अब होल्ड काफी अच्छा है, ध्यान से सुन लो, जो होल्ड काफी अच्छा है, लेकिन होल्ड किसका ज्यादा अच्छा होगा, 6s वालों का होल्ड अच्छा होगा। तो भाई साहब वो तो न्यूक्लियस को जकड़े रहेंगे ना, टाइटली होल्ड करके रहेंगे। अगर होल्ड करके रहेंगे, क्या 6s के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में? नहीं, आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से पार्टिसिपेट कर जाएंगे। यही क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्या होता है मेरा बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। The reluctance of s electrons to participate in bond formation is called inert pair effect। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम नीचे जाते जाते हो तो जो तुम्हारे ns वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है, ध्यान से सुन लो, उनका जो पार्टिसिपेशन है बॉन्डिंग में वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जिसकी वजह से जब आप नीचे जाते जाते हो तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अब आप ध्यान से सुन लो, अभी सुन लो पहले, आपके जो ग्रुप 13 है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +1 दिखा रहा है, देख रहे हो आप। +3 कैसे दिखाएगा, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 1 कब दिखाएगा, जब पी वाला निकलेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेरे एस इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी कम हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो क्या मैं बोल सकती हूँ डाउन द ग्रुप मेरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, यस और नो? Yes, ma'am. और जो इनर्ट पेयर, मैं फिर बोलूं, यहाँ से 99% चांसेस रहते हैं हर साल क्वेश्चन आने के, जो भी मैं करा रही हूँ आने, अभी जो भी मैं बोल रही हूँ, आगे जो बोलने वाली हूँ। और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लगता है ना, वो लास्ट एलिमेंट पे लगता है। ठीक है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है वो लास्ट एलिमेंट पे लगता है। यानी कि अगर मेरे को दो बातें बोलनी, ध्यान से सुन लो, दो बातें बोलनी हो कि थैलियम अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 और +3, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखना, +1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं बोलूं बेटा गैलियम है +1 में और +3 में, और मैं बोलूं इंडियम है मेरा +1 और +3 में, तो ध्यान रखना इनमें प्लस दिखाते तो है, गैलियम भी दिखाता है +1 में, इंडियम भी दिखाता है, लेकिन +3 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है भारी भरकम, वो लास्ट एलिमेंट पे पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का देख लेते हैं, वो क्या कहता है, फिर से पढ़ो। वो कह रहे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग ऑफ डीएन, इंटरवेनिंग मतलब समझ गए ना, जो इलेक्ट्रॉन आपके बेसिकली फिल हो रहे हैं, इनकी वजह से क्या होगा, द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड एनएस इलेक्ट्रॉन टाइटली, यही क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से सिर्फ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। वो कह रहे इनफैक्ट गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली है, बोरोन एल्यूमिनियम में नहीं मिली है, गैलियम, इंडियम और थैलियम में मिली है। और जो स्टेबिलिटी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी। कैन यू सी दैट द ऑर्डर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और थैलियम में क्या बोल रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर वो बोला वेयर एज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मान लो थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं बोल सकती हूँ वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, क्योंकि वो जाना चाहता है ना +1 में। तो थैलियम +3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेटिंग माय पॉइंट?
तो बस यही आपको याद रखना है। फिर वो बोले द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयनिक, ये तो तुम्हें पता है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। फजान्स रूल में पढ़ा था ना, लार्ज ऑन साइज ऑन Yes, लार्ज ma'am. ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वही चीज उसने बोली है। यानी कि मोटा मोटी बात ये है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर वो पूछे एल्यूमिनियम की +3 वाली स्टेबल है या +1, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम भाई साहब +3 में ही होता है, उसकी +3 वाली ज्यादा स्टेबल है। मान लो ऐसा कोई बकवास सा क्वेश्चन भी पूछ लिया, गैले में भी +3 वाली होगी, इंडिया में भी +3 होगी, बोरोन तो दिखाएगा भी नहीं +1 वाला, ठीक है। लेकिन इंडियम में सॉरी थैलियम में +1 वाली ज्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, कुछ नहीं है, एस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि भाई साहब एफ में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो गए, बड़ा ही बेकार क्या है उनका शील्डिंग इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस की पकड़ एनएस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होती है, तो इसीलिए एनएस वाले बेचारे जा नहीं पाते हैं, सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में कर पाते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोल दो मैम, नहीं हुआ दोबारा से बता दो मैम, ठीक है। तो यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आओ इधर आओ, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट, ट्राइवेलेंट मतलब समझ गए तुम? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, +3 वाली में वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। देखो बोरोन में क्या है, इधर आओ, बोरोन में क्या है, देखो BF3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोरोन क्या +3 में है ना, BF3 में Yes, ma'am. कोवेलेंट कंपाउंड ही बना रहा है, ठीक है। तो BF3 आप सबको पता है लुईस एसिड है, ये तो अपन ने पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर में पढ़ लिया है, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, है ना, हाइपोवेलेंट कंपाउंड भी आप बोलते हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो सिर्फ ये क्या कर सकते, देखो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अगर मान लो मैं भाई साहब अमोनिया को ले आऊं, अमोनिया को ले आऊं, क्या करेगा ये, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, दे देगा इसके पी ऑर्बिटल में वैकेंट में, तो ये क्या बना लेगा, एडक्ट बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद करो, Yes, ma'am. याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो, बना लेगा। तो पहले BF, ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्या आएगा कि भाई साहब तुम ये बताओ पहले BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट विद एडक्ट इज व्हाट, ये कॉम्प्लेक्स जो बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा है दैट इज एडक्ट। उसके बाद BF3 की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो पहले बोरोन sp2 था, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट विद अमोनिया इट विल चेंज इनटू sp3। देखो 1 2 3 4 हो गया ना, तो यानी कि प्लेनर से क्या हो गया है वो, बोलो मेरे बेटा, Hedral. टेट्राहेड्रल। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे BCl3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने BCl3 की इसलिए ले रखा है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, वो अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। BCl3 ज्यादा अच्छा एडक्ट बनाता है अमोनिया के साथ एज कंपेयर टू Cl, तो यहाँ पे मैं भी एक बार Cl ही लिख देती हूँ, ठीक है। इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले BCl3 आपका प्लेनर था, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अमोनिया इट विल चेंज इनटू टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई BCl3 की। अब एल्यूमिनियम Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है भाई, उसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो भी बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो अपने को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या बनाता है मेरा बेटा, डाइमर बनाता है। तुमने सुना भी होगा Al2Cl6, ठीक है। जैसे BCl3 अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है भाई साहब, अमोनिया से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
AlCl3 क्या करेगा भाई साहब, उसके पास d ऑर्बिटल तो है ही है, ठीक है, d ऑर्बिटल तो है ही है, ये क्या कर रहा है, डाइमर बना दे रहा है। डाइमर कैसे बनेगा, Al2 इस तरीके से मेरा बेटा, देखो एक बार मैं सिखा देती हूँ आप लोगों को, इधर देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, फिर कहोगे समझ नहीं आया मैम इसका स्ट्रक्चर। सबको दिख रहा है, देखो एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं वैलेंस में, 3, मैं 3 इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. दिखा रही हूँ, ठीक है, सब देखेंगे। और इसके पास 7 होते हैं, ठीक है, सारे क्लोरीन के पास 7 है, लेकिन मैं इनका एक एक दिखा रही हूँ। बोलो इतना पल्ले पड़ा सबको। Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी जरूरत है, बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो भाई साहब ये इसके साथ बना लेगा, ध्यान से देखो, देख रहे हो, और इसके पास एल्यूमिनियम के एक है, इसके पास, ये दोनों आपस में बना लेंगे। लेकिन अभी एक पंगा हो गया, क्या मैम, एल्यूमिनियम तो बेचारा भूखा ही रह गया, एल्यूमिनियम भूखा रह गया ना, नहीं है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन 6 ही तो है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या होगा यहाँ पे, जो क्लोरीन के पास यहाँ पे आप देख रहे हो, वो क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शेयर देता है, एक है, एक के पास नहीं होते, दूसरे के पास होते हैं, तो दूसरा वाला कहता है ले भाई दे लेते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं, और ऐसे ही ये इसको दे देगा। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है डाइमर की। और इसमें 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, और एक होता है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड हैं। जो ये वाले टर्मिनल, ध्यान से सुन लो, जो ये टर्मिनल वाले हैं, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। वाई 2 सेंटर्ड, मतलब देखो ना, 2 ही तो है न्यूक्लियस के सेंटर, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, और 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दैट इज वाई 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कितने हैं, 4 हैं। क्लियर है मैम। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, देखो कितने सेंटर है यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, 3 सेंटर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तुम समझ रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 Yes. 2 3 4, देख रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इसने दिए और 2 ये रहे, तो 4, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्लियर हुआ, ये एनसीईआरटी लिख के नहीं देती है। तो BCl3 अपनी भूख को कम कैसे कर रहा है, अमोनिया के साथ अटेक्ट बना के। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या कर रहा है भाई साहब, वो डाइमर बना पा रहा है, उसमें अब हर कोई बंदा अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो करेगा, तो AlCl3 क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए डाइमर बना रहा है। अब डाइमर में 2 तरह के बॉन्ड है, ठीक है, इनको हम ब्रिज बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है बेटा। कंफर्म करो लिख लिया तो, फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा क्या आने वाला है, ऐसे ही तुम्हारा एक B2H6 आएगा, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। ओके, सो हो गया इतना। हाँ, एक और चीज इसने बोली हुई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आओ इधर आओ। अब जो ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स है, जो मैंने बोला ना, ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स जो है AlCl AlCl, यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, तो जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो 221 पिकोमीटर है, और जो अगर मैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल आपका शेयरिंग से यहाँ पे बना है, उसकी 206 है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिजिंग बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन, यही क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में।
लोंगर देन टर्मिनल बोन्स, बोलो। Yes, ma'am. और एंगल की अगर मैं बात करूं तो जो ये ब्रिजिंग, देखो ALCL का एंगल अलग है और जो आपके टर्मिनल बोन्स हैं ALCL वाला उसका एंगल अलग है। तो ध्यान रखना ब्रिजिंग बोन्स की और जो आपके टू सेंटर टू इलेक्ट्रोन जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है उनका बोन लेंथ और बोन एंगल दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, तो जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड है उनका देखो ना कितना है, 221 पिकोमीटर है, उनका 206 है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। उसके बाद वो बोल रहा है कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट, ध्यान से सुन लो, जो आपके ट्राइवेलेंट स्टेट में जो कंपाउंड्स है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कोवेलेंट है और वाटर के साथ भाई साहब रिएक्शन कर लेंगे। जैसे कि वो बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, देख पा रहे हो, देखो MOH4। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है मेरा बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जेई में अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इस वाले पैराग्राफ से हर मोस्टली हर शिफ्ट में सवाल पूछा था उन्होंने। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट मेटल इज sp3। समझे क्या बोला? जो आपके बोरोन फैमिली है वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जो भी आप ले रहे हो एलिमेंट ले रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। जैसे मान लो ये बना रहा है बोरोन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोरोन की, यहाँ पे sp3 है। लेकिन अगर मैं बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं इन एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन, अगर तुमने एसिडिक सॉल्यूशन में ले लिए तो भाई साहब वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल भाई खाली है तो वो अपनी कोवेलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर देता है और ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टाहेड्रल बनाता है। साथ ही साथ आपको एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। मैम बोरोन बनाएगा क्या? नहीं, बोरोन कैसे बनाएगा, उसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। मैम गैल्यूमिनियम बना लेगा क्या? गैलियम बना लेगा, उसके पास है वैकेंट। मैम इंडियम बना लेगा क्या? हाँ बना लेगा। हैवियर एलिमेंट्स तो बना ही सकते हैं ना ऑक्टाहेड्रल, 6 तक अपनी कोवेलेंस एक्सपेंड कर सकते हैं, बोरोन भैया जी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन आप सबको मालूम होना चाहिए, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाई एक्वियस सॉल्यूशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, एल्यूमिनियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और एल्यूमिनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पक्का? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करो, देखो नीट 2023 में आया था, करना इसको। Select the element M, those whose trihalides cannot be hydrolyzed to form ये। शाबाश, हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, क्या आंसर होने वाला है बताओ? Boron. बोरोन। तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है ये समझना पड़ेगा। बोरोन के पास क्या नहीं है? आधे से Vacant D orbital. आधे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, डी ऑर्बिटल नहीं है, फलाना नहीं है, ये इनसे। हाँ मोनिका, No, ma'am, sorry. ठीक है। जबकि गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोरोन के बस की बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी, मुस्कान अभी आई हो तुम? नो मैम, थोड़ी देर मैम पहले आए थे,
7:35 करो। 7:35? अच्छा, मैं देखा नहीं फिर, लगता है। ठीक है। हाँ, तो क्या होने वाला है इसका आंसर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। यस। देखो, अब ना इसमें ना दो बातें हैं, इसमें थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ट्रिकी बोलूंगी। करेक्ट रिलेशनशिप पूछा है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे थैलियम देखूं +1 में, यहाँ पे +3 में, और मैंने तुम्हें अभी बताया कि थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, हो सकता है ये देख के तुमने आंसर किया हो, गुड, ठीक है तुम्हारा। यहाँ पे थैलियम +3 में, +1 में, तो ये तो गलत ही है। इंडियम यहाँ पे देखो +3 में है, और ये किसमें है? +1 है। और मैंने तुम्हें बोला भाई साहब, इंडियम अगर +3 और +1 दोनों में है, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो कायदे से तो फिर ये भी ठीक होना चाहिए। आती हूँ भी मैं इस पे। और इसमें देखो एल्यूमिनियम +1 +3, भाई साहब +3 में ही होता है, तो ये भी गलत है। एक काम करो, बस तुम्हें एक काम करना है, अपने नोट्स में, मतलब एनसीईआरटी अगर खोल रखी है, तो वहां पे ना इस स्पेशल के बारे में ना, ये वाला जो स्पेशल केस है यहाँ पे मेंशन कर लो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है नीट में, कम आते हैं, ये एक बार 2023 में पूछ लिया। ध्यान रखना, जो एन इंडियम का ये वाला होता है ना, +3 वाला I3 के साथ, वो क्या होता है आपका, कम स्टेबल होता है। यानी कि समझ रहे हो, इस वाले केस में इंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3। ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकल के आता है, इसका रीजन आपको उस पे नहीं जाना, बस तुम ये नोट्स में मेंशन कर लो, ये वाला केस। वैसे तो इंडियम +3 में ही होता है ज्यादा, लेकिन इस केस में इंडियम +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आप बोल सकते हो बेझिझक कि मैम फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम मंडे को कर लेंगे। वो कह रहा है कि बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बात तो ठीक ही है भाई साहब, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो वो रिएक्ट करने का नहीं रहा। और एल्यूमिनियम क्या करता है, ध्यान से सुनो, बोरोन तो अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, और जो एल्यूमिनियम भैया जी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, मतलब अपने क्या करते हैं, अपने सरफेस पे एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर अटैक नहीं होता। मतलब अगर कोई रिएक्शन कराओगे तो वहां पे अटैक नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब बोरोन तो वैसे ही अनरिएक्टिव है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और एल्यूमिनियम क्या कर लेता है, एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो एमोर्फस बोरोन होता है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, मतलब तुम समझते हो, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, मतलब उसमें जो आपके लाइक एलिमेंट्स लगे होते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होता है, जबकि एमोर्फस में ऑर्डर बिगड़ा हुआ होता है। तो जो एमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम होंगे ना, अगर तुम उनको गर्म करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, B2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर तुम बोरोन और एल्यूमिनियम को गर्म कर रहे हो, तो तुम्हें वहां पे क्या मिल रहा है, B2O3 और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल रहा है। और अगर तुम उसको नाइट्रोजन के साथ करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, नाइट्राइट्स मिलने वाले हैं। ये यहाँ पे लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई तुम्हारा एलिमेंट है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो E2E3 टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे, N2 के साथ कराओगे तो नाइट्राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं जो इन ऑक्साइड्स का नेचर होता है, अब इधर आओ, अब इधर आओ, कौन कौन से ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इधर आओ। अगर बोरोन के ऑक्साइड की बात करूं तो बेटा कौन सा बन रहा है, B2O3, यस और नो। और अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की ये ऑक्साइड, गैलियम का ये ऑक्साइड, इंडियम का ये ऑक्साइड, और थैलियम का ये ऑक्साइड। वो कह रहे हैं इनका नेचर अलग अलग है भाई। जो आपका B2O3 है वो क्या है, एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, याद करो जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। और ये क्या है, बेसिक है, ये पेपर में आएगा, समझ रहे हो। Yes, ma'am.
जनाबे Yes. अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, उसमें अली यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गाया यानी गैलियम उसमें आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब समझ के, जिनकी कैसी जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस की तरफ, बेस की तरह भी रिएक्ट कर जाए। ठीक है, उसके अलावा बस ये लास्ट और देख लो। फिर वो कह रहे हैं कि बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो बोरोन भैया जी है ना, वो एसिड और एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन एट, अगर तुम मॉडरेट टेम्परेचर दे देते हो तब भी। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो भाई साहब करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एल्कली के साथ भी कर रहा है, जो इसका एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है। अगर एल्यूमिनियम HCl के साथ कर रहा है तो बेटा देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अगर तुम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कराओगे तो एल्यूमिनियम वही ऑक्साइड लेयर बना लेगी, तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी उसके साथ। हाँ, डाइल्यूट HCl के साथ कर जाएगी। और अगर तुम इसको बेस के साथ कराओगे तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स को तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद करना है, वो ये वाला कॉम्प्लेक्स है टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। क्योंकि तुमने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है तो तुम्हें इसका नाम भी मालूम होगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ऐसे ही करोगे ना। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा एल्यूमिनियम का, 3। यही रिएक्शन जो है दिखाती है बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाती है एल्यूमिनियम का। तो ये दोनों रिएक्शन पेपर में आ चुकी है कि जब एल्यूमिनियम NOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो यस, एक ये क्वेश्चन कर लो, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। कल रखूं क्लास, क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. चलो अभी पूछती हूँ, मैं सोच रख ही लूं। चलो देखते हैं। अभी मैं पूछती हूँ तुम लोगों से, बताओ क्या होना चाहिए फिर आंसर। Third Third option. option लग रहा है। थर्ड ऑप्शन लग नहीं रहा, यही होगा। ठीक है, क्योंकि गैलियम प्लस इज मोर स्टेबल, इंडियम प्लस नहीं, बिकॉज बैंगन आलू गाजर नीचे जाते वक्त +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, गैलियम हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस से ज्यादा स्टेबल, और ये भी गलत है। तो ये डी 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इसका MTG नहीं करना है, क्योंकि MTG में पूरे P ब्लॉक के सवाल है, आपको सिर्फ उतना करना है जितना मैं करा रही हूँ। आज आपको पता है सिर्फ ये रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं करोगे आगे। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो क्वेश्चन, मैं कल करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही करो। घर पे तुम कुछ और पढ़ लो, केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग अपना निपटा लो, जिसका भी नहीं हुआ है ये मेरे साथ साथ निपटा लेना। आज तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा बोरोन और एल्यूमिनियम जो है नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरोन नहीं कर रहा, और एल्यूमिनियम भाई साहब लेयर बना लेता है, बट एमोर्फस फॉर्म में दोनों कर जाते हैं। एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कौन है। इनॉट पेयर इफेक्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास नहीं होता, इसकी वजह से होता क्या है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। BCl3 एडक्ट बनाता है अमोनिया के साथ, जबकि AlCl3 डाइमर बनाता है। उसमें 2 तरह के बॉन्ड मैंने बताया, ब्रिजिंग बॉन्ड और आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके बारे में आप लोगों को याद करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, इनके ऑर्डर याद रखने हैं। दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करना है। इसके अलावा मैं एक बार, वैसे क्वेश्चन भी मैंने डाले थे, एक बार देख लेते हैं। कुछ काम है क्या करने का तुम लोगों का?
ओके, मत करना अभी, मत करना क्वेश्चन, क्योंकि वो मैंने नहीं कराया है अभी टॉपिक। अभी जितना मैंने आज कराया है एनसीईआरटी से बस 15-20 मिनट दे के उसको रिवाइज कर लेना, नथिंग एल्स, उस तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जल्दी बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू अटेंड द क्लास टुमारो? बस 6 बच्चे आएंगे, बाकी कहाँ महाकुंभ मेले में जा रहे हो क्या? हैं? 8 बच्चे, लगता है 8 ही बच्चे हैं बस क्लास में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, मैं जैसा भी होगा ना आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी, है ना। रात को मैं सोच लेती हूँ मेरे को क्या करना है, और फिर मैं क्लास लगा दूंगी। और अगर हमारे पास टाइम रहा तो डेफिनेटली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स ने तो मेरे से पिछले साल पढ़ा था, बट मुझे पता है भूल गए हो अब,